बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अब और इस वक्त आपको एक बात बता दें कि आपने एक वीडियो या एक अक्सर ये कहते हुए किसी को सुना होगा कि मैं भंते सुमित रत्न। सम्मानित मुल्क के मालिकों, सम्मानित मुल्क के मालिकों, सम्मानित मुल्क के मालिकों, सम्मानित मुल्क के मालिकों, सम्मानित मुल्क के मालिकों। मुल्क के मालिकों, ये शब्द आपने जब भी सुना होगा तो निश्चित रूप से आपको वो चेहरा याद आता होगा। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे भिक्खु हैं, बहुत सारे भंते हैं, वो इस वक्त पूरे देश में, देश ही नहीं कई जगहों पर जा जाकर वो धम्म का प्रचार तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर वो जागृत भी कर रहे हैं। मगर ऐसे बहुत कम ही भंते हैं जो इस बड़े पैमाने पर इस काम को कर रहे हैं, और भंते सुमित रतन भी उनमें से एक हैं। भंते सुमित रतन जिसे हम आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि आखिर वो इतने हज़ारों किलोमीटर चल के, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह की उनकी दृष्टि है तमाम चीज़ों को देखने के लिए। क्योंकि हम अक्सर ये कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि भंते को तो सिर्फ धम्म का काम करना चाहिए, यानी कि धार्मिक प्रचार में उन्हें जुट जाना चाहिए, उन्हें कभी राजनीतिक या तमाम दूसरे विषयों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए या उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अक्सर जो बात कही जाती है ना कि आम आदमी को या अच्छे व्यक्ति को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, ये बात कही जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बाबा साहब ने भी इस बात को कहा था कि अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, और वो जो जाएगा वो आपके खिलाफ होगा। तो बात यह है कि बहुत सारे विषय हैं समाज में और जो लगातार हमारे बीच से, हमारे सामने से गुजरते रहते हैं। अगर उन तमाम चीज़ों पर आपका ख्याल नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपके खिलाफ जा सकते हैं। तो भंते जो कि समाज प्रबोधन का जिनका काम है, धम्म का प्रबोधन का काम जिनका काम है, वो भी इन तमाम विषयों से अलग नहीं हो सकते, और उन्हें भी इन तमाम विषयों पे अपनी बात रखने की एक स्वतंत्रता है ही संविधान की रूप से, और देखा जाए तो उनका ये कर्तव्य भी है। हमारे साथ भिक्खु सुमित रतन जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो वीडियो तमाम लोग देखते हैं कि सम्मानित मुल्क के मालिकों, ये सम्मानित मुल्क के मालिकों किसे आप संबोधित करते हैं? एक्चुअली देश भारत में जो हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, कमेरा और वंचित व्यक्ति है, मेरी दृष्टि में वो इस भारत का कभी न कभी राजा महाराजा रहा है। और मेरे पास सबका इतिहास है, सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक तमाम राजा रहे हैं। वो उन्हीं के से, ये नागवंश पूरा कनिष्क का खानदान, पूरा सम्राट हर्षवर्धन का खानदान, पूरा मौर्यों का खानदान, पालों का साम्राज्य, ये सभी बौद्ध रहे हैं। इसलिए मैं सबको सम्मानित मुल्क के मालिक को संबोधित करता हूँ। जी। तो मतलब जो मालिक हैं जो आपके नज़र में, वो इस वक्त उनके प्रबोधन की ज़रूरत है? आपको लगता है कि जो मालिक रहे हैं वो क्यों इस वक्त प्रबोधन की उनको ज़रूरत है? क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आज खतरे में है, उनकी हालत अच्छी नहीं है? आज भी अगर ईमानदारी से गैर षड्यंत्र के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी क्षेत्र में मैराथन दौड़ कर ली जाए तो देश भारत में श्रमिक और श्रमण परंपरा का आदमी ही जीतेगा। लेकिन हम षड्यंत्र के शिकार होते हैं। हमें दबाया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। अगर ये सब न हो, जिस तरह से प्रकृति का भाव मेरे साथ है, सूरज कभी किसी के साथ भेद नहीं करता, हवा किसी के साथ भेद नहीं करती, अगर ऐसा हमारे साथ अगर यहाँ का सिस्टम करे तो हमारे बराबर भी नहीं लग सकते। वो हम श्रमिक लोग हैं, श्रमण परंपरा के लोग हैं। जी, श्रमण परंपरा के लोग हैं, और लगातार आप भ्रमण पर भी रहते हैं, लगातार आप पूरे देश में घूमते रहते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं। बहुत सारी ऐसे विरासत जो दबी हुई है मिट्टी के नीचे, उस पर भी आपकी नज़र गई है। कई जगहों पे आपने देखा है कि ये सारी चीज़ें, आपने उस पर वीडियो भी बनाए हैं बहुत सारे। एक्चुअली 1250 साल बुद्ध के अनुयायी राजाओं का यहाँ शासन रहा। जब उनका यहाँ शासन रहा तो उन्होंने कुएं बावरे बनवाए, अशोक के लाट लगवाए, शिलालेख लिखवाए और बहुत सारे स्तूपा बनवाए। लेकिन जब उनकी संस्कृति का ह्रास होता है, षड्यंत्र के तहत उन्हें दबा दिया जाता है, तो फिर अन्य जो लोग आते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन आज भी, जो कि वो पत्थर है, आज भी वो सुरक्षित है, कहीं ना कहीं वंचित जंगलों में पड़ा है। लगभग मैंने स्वयं 100 से ज़्यादा ऐसी विरासतों को खोजा है जहाँ कभी
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लोग जा ही नहीं पाए। मैंने उनको खोज के उनको बताया है, और लगभग 11-12 ऐसे स्थान हैं जहां भारत सरकार से पैसे हमने अलॉट करा करके भिजवाए हैं कि यहाँ बाउंड्री की जाए, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में होना चाहिए, ये विरासत है। ये काम हम करते हैं। कई जगह पे आप गए हैं, बहुत सारी लेनियाँ आपने देखी है। क्या लगता है भारत जो देश है, यहाँ पर निश्चित रूप से हम कहीं जहाँ भी ढूंढते हैं या जहाँ भी खुदाई होती है, किसी वजह से भी अगर खुदाई हो जाए, घर बनाने के लिए भी अगर खुदाई होती है, तो बुद्ध का ही कोई अवशेष निकल कर आता है, सम्राट अशोक का ही कहीं अवशेष निकल आता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में सुदूर क्षेत्रों में भी ये सब नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये देश जो है आज जैसा नज़र आता है, आज जैसा दिखता है, तमाम सारी दूसरी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, क्या आपको इसमें किस तरह से आपको देखिए, बौद्ध राजाओं के शासन में तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए गए। आज भी, आज के नए भारत में और इस हिंदूकरण वाले भारत में आज भी ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो विश्व में 100वां स्थान पाता हो। विचार करिए, उस समय 18 देशों के लोग तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला में पढ़ने आते थे। तो ये हमने दिया है, हमने सबके किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, बुद्ध की संस्कृति के राजा महाराजाओं ने। लेकिन आज अगर भेदभाव ये ना करें तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ देखो वहाँ बुद्ध हैं, जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध हैं, ऐसा सबके सामने है। और इसी देश में यहाँ पर जहाँ कभी श्रमण परंपरा थी, जहाँ कभी हम लिच्छवी गणराज्य को देखते हैं और वो वज्जी गणराज्य को देखते हैं, जहाँ पे पूरी तरह से समानता लागू हुआ करती थी, जहाँ पे एक तरह से गणतंत्र हुआ करता था, उस देश में, उस गणतंत्र के देश में जहाँ पे संविधान लागू है, आज भी बहुत सारे लोग अधिकारों से वंचित हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। ये स्थितियाँ इस देश की है। क्या विचार रखते हैं भारत की इस राजनीतिक स्थिति पर? देखिए, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है, संविधान बनने से पहले भी था और आज भी है। मूल भावना में यहाँ बहुत लोगों की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग बोलियाँ हैं, यहाँ अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग व्यंजन हैं, सबके रहने दिए जाए। मैं उस भारत के स्थिति को समर्थन देता हूँ। एक रंग के भारत की ज़रूरत नहीं है। जैसा भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, वैसा ही बना रहे, इसकी अपने आप में पहचान है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हम लोगों ने ही मौका दे दिया, या हम लोगों की ही बदौलत वो आगे आ गए हैं, जिसको एक रंग का करना चाहते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष है और बना रहेगा निश्चित रूप से। और अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व होकर, अगर हम इसमें भाग लेकर इस बात को तय नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से, अगर आप सोचिए, खुद भी सोचिए कि आपका जीवन अगर बेरंग हो, मतलब सिर्फ आपके जीवन में एक ही रंग हो, तो कितना मुश्किल होगा आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना। ये बताएं कि भारत में जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, बहुत जगह पे आप जाते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ से आप वहाँ कभी रहते नहीं, बहुत कम वहाँ पर होते हैं, जनरली आप बहुत जगह पे जाते हैं। सामाजिक स्थितियों में अलग अलग स्थानों पर जो स्थितियाँ आप देखते हैं और जिस तरह से जागरूकता आप देखते हैं लोगों के अंदर में, और ख़ास तौर से वंचित तबके की अगर बात करें, तो क्या आपको लगता है कि अभी कितनी आवश्यकता है, कितना अभी काम करना बाकी है? आज के 70 वर्ष पहले भारतीय संविधान लागू होने की वजह से SC OBC माइनॉरिटी में जो बदलाव आया है, ये लोग IAS बने, PCS बने, जजेज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता, अभिनेता, व्यापारी। मैं बौद्ध भिक्षु बैठा हूँ। अब समय आया था कि सत्ता और विरासत की लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन जो हमारी परंपरा के, हमारे मान सम्मान के और हमारी हैसियत के जो दुश्मन हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और पूरे देश पर काबिज हो जाते हैं। अब समय आया था कि हम अपनी पुरानी विरासत की रक्षा करते और बुद्ध की संस्कृति को सजोने का काम करते। स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज के लोगों ने इतिहास के हजारों वर्षों में जितनी उन्नति की, इतनी कभी नहीं की है। मैं इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। हमने बहुत कुछ किया है और आगे बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल। और आप तो हर जगह पर होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आप, चाहे वो किसान आंदोलन हो, आप वहाँ पर भी नज़र आते हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव का वो स्तंभ हो, तो आप वहाँ भी नज़र आते हैं। आप हर जगह होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन हुआ जो एक कहा जाता है कि एक मील का पत्थर एक तरह से साबित हुआ है, क्योंकि तमाम लोगों का सहयोग, तमाम लोगों का सपोर्ट, लोगों की एक भावनाएँ वहाँ पर जुड़ी। कई तरह से वो आंदोलन बदनाम भी हुआ, किसान आंदोलन, और एक बहुत लंबे समय बाद इस प्रकार का कोई आंदोलन अपनी सफलता की ओर बढ़ा।
और वो भी इतना विरोध विपरीत स्थितियों में, आप वहाँ पर आप काफ़ी लंबा समय आपने वहाँ पर दिया है, एक एक तो पूरा स्थान ही आपने वहाँ पे अपना बना रखा था। क्या आपने वहाँ पर पाया, किस तरह से आप उसको यहाँ हमारे दर्शकों के बीच रखना चाहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन एक मान सम्मान की लड़ाई थी, पेट की लड़ाई थी। अन्नदाता और अन्न खाता, इन दोनों लोगों का एक अभिन्न संबंध है। किसान मेरे अन्नदाता हैं और हम सब लोग अन्न खाता हैं। अगर अन्नदाता पर संकट है तो क्यों नहीं अन्न खाता साथ खड़ा हो जाएगा। तो मेरे मन में दया, करुणाशील भाव बसता है, तो मैं एज ए बौद्ध भिक्षु किसानों के साथ खड़ा हो गया। हालांकि मेश्राम जी, कई लोगों ने हमसे कहा कि वो जमींदार हैं, गांव में बेइज्जती करते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं, आप उनके साथ क्यों खड़े हो गए, आप आरएसएस वाले हैं। मैंने कहा चिंता मत करिए, ये लड़ाई देश को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। अगर वो रोड पर आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ में खड़ा हो जाऊं। और परिणाम यही हुआ, जब मैं पहली बार किसान आंदोलन में गया आदरणीय मेश्राम साहब, तो हमसे किसान नेता, जाट गुजर समाज के किसान कहते थे, आइए महाराज जी आइए, राधे राधे। मैंने कहा चिंता मत करिए, 5 दिन नहीं लगेंगे, आपको जय भीम और नमो बुद्धाय करना हम सिखा देंगे। और हमने सभी किसान नेताओं से मंच से जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के साथ साथ अगर खुदा हाफिज होता था तो जय भीम नमो बुद्धाय भी होता था। अगर मैं नहीं जाता तो कैसे जान पाते। गुजरों से मैंने कहा तुम कनिष्क के खानदान के हो, जाटों से कहा तुम सम्राट हर्षवर्धन के खानदान के हो, तुम पुराने बौद्ध हो, कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए। तभी सुना होगा आपने, एक बयान आया था कि ब्राह्मणों से हिसाब लिया जाएगा। ये मेरा एक कैडर क्लास था टिकैत जी के लिए। जी 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 वाकई, और उसका फ़र्क पड़ा, उससे निश्चित रूप से ये फ़र्क पड़ा, और बहुत बड़ा वो बयान, मतलब इस तरह से बहुत वायरल हुआ था और उसका असर राजनीति पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। राजनीति में भी आप दखल रखते हैं, राजनीति में भी आपका एक अपना खुद का विचार है, और एक तरह से देखा जाए तो जो कहा जाता है ना कि भंते को धार्मिक कामों में लगे रहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप कहाँ किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है, या यहीं तक सीमित रहना चाहिए? देश भारत में जितने भी लोग रहते हैं इस वाक्य का समर्थन करते हैं, अगर राज सत्ता से अच्छे लोग दूर रहेंगे तो बुरे लोग हमेशा काबिज बने रहेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं आज आपके माध्यम से मेश्राम साहब कि अगर वाकई आप ईमानदार हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर दिखाने की तमन्नाएं आपके मन में हैं, तो राजनीति क्षेत्र में आइए। जब आप अच्छे आ जाओगे ना तो बुरे अपने आप दफा हो जाएंगे। और आप अगर राजनीति को ऐसे ही कोसते रहोगे, दूर दूर भागते रहोगे, तो माफिया, गुंडे, लुटेरे ही तुम पर राज शासन करेंगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। एक दौर था आदरणीय मेश्राम साहब कि भगवान बुद्ध से मिलने के लिए राजा प्रसेनजित आते थे, राजा बिंबसार आते थे, अजात शत्रु आता था। आज हम बौद्ध भिक्षुओं का इतना नैतिक पतन हो गया है, इतना हराश हो गया है कि हमें नेताओं से मिलने जाना पड़ता है। ये दर्द है मुझे जाना पड़ता है। मैं जाता इसलिए हूं, शायद बुद्ध का दर्शन, बुद्ध के विचार, उनका सिद्धांत, बाबा साहब का आंदोलन शायद उनके समझ में आ जाए। लोग, जब मैं जाता हूं तो लोग हमसे कहते हैं आप उस पार्टी को हो गए। मैं लोगों से कहता हूं कि जो मेरा पंसील का झंडा है 48 देशों में लहराता है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पंसील के झंडे के नीचे खड़े होते हैं। अरे छोटे छोटे राज्यों में जो पार्टियां चलती हैं उनमें हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने झंडे के नीचे उन्हें लाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं नेताओं से मिलता हूं, इसलिए। और लोग समझते नहीं, नए लोग हैं, प्राइमरी के लोग हैं, इनके समझ में नहीं आता है। नहीं, तो ये बात तो जब अब आप ये बात आपने चूंकि छेड़ी है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई अक्सर जब कोई इस तरह की बातें करता है, खासतौर से एक धम्म का व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स को लेकर जब चर्चा करने लगता है, तो सीधे उसको एक दल से जोड़ दिया जाता है कि आप क्या इस दल के हैं या उस दल के, या इस नेता के करीबी हैं या उस नेता के करीबी हैं। अक्सर ये बातें जुड़ जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा निश्चित रूप से। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि दल से जुड़ा होना या किसी के विचारों से समर्थन में होना या उससे सहमत होना एक भिक्खु के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम होता है? क्योंकि चूंकि आपको पूरे समाज में समान रूप से जाना है। परिकल्पना तो मेरी श्रीलंका की तरह है। मैं श्रीलंका गया हूँ 3 बार, वहाँ का अध्ययन किया। वहाँ के बौद्ध भिक्षु जिसे चाहते हैं उसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बना देते हैं, जिसे चाहते हैं। क्योंकि एक बुद्ध विहार से 20 गांव जुड़े हुए हैं और सभी गांव के लोग बुद्ध विहार में आते हैं।
मतलब श्रीलंका सरकार से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं का चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ मायने रखता है। लेकिन ऐसी स्थिति में काम यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर उनसे अच्छे संबंध रखूँगा तो हो सकता है कि बुद्ध का आंदोलन, बाबा का आंदोलन और ज्योतिबा की क्रांति उनके समझ में आ जाए, इसलिए जाता हूँ। बाकी बौद्ध भिक्षुओं का खुद का बहुत बड़ा दल है, जो पंचशील जिसका झंडा है। हमें उनके दलों में जाने की जरूरत नहीं है, दलों में जाने विचारधारा से जोड़ने के लिए जाता हूँ। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी होता क्या है, जब आप समाज में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको सामाजिक कार्य करने के लिए निश्चित रूप से धन की ज़रूरत भी पड़ती है, और बिना धन के सहयोग के या इस तरह से संभव भी नहीं होगा, आप इतनी लंबी यात्रा भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में कभी आपको किसी दल विशेष से या किसी नेता विशेष से जोड़ा गया है? देखिए, जब मैं किसान आंदोलन में गया तो आरोप लगाए गए कि हम लोगों को बहुत पैसा मिल रहा है। तो मैंने कहा, आप लोग सीबीआई आपकी, इन्वेस्टिगेशन आपका, पुलिस आपका, आप यहाँ आसपास लगाइए, देखिए कि आखिर पैसा आ कैसे जा रहा है मेरे पास। कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं है, और वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए दूसरा बात एक और बता दूं मैं आपको मेश्राम साहब, हम लोग गरीब नहीं हैं। कोरोना के काल में हम लोग 14 अप्रैल नहीं मना पाए जी। तो एक अखबार में निकला था कि 14 अप्रैल न मनाने की वजह से भारत को हजारों करोड़ का घाटा हो गया है। सोचिए, हम पूरे भारत में इतना काम करते हैं, नए कपड़े लेते हैं, घर की रंगाई पुताई करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, पकवान बनाते हैं। एक 14 अप्रैल की वजह से भारत सरकार को करोड़ों का घाटा हो रहा है। अरे, बहुजन समाज चाहे तो प्रतिदिन एक विश्वविद्यालय खड़ा कर दे। ये गरीब नहीं है जी। बिल्कुल गरीब नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, अडानी, अंबानी, टाटा की सारी संपत्ति बाबा साहब के पुतलों की संपत्ति के बराबर नहीं है। पूरे भारत में जहां जहां बाबा साहब के पुतले लगे हैं, उस ग्राउंड की कीमत लगा लीजिए आप, और अडानी अंबानी की संपत्ति लगा लीजिए, पता चल जाएगा भारत में बाबा साहब रईस है कि अडानी अंबानी रईस है। अरे, हम लोग बड़े लोग हैं, पहले भी राजा थे, आज भी राजा हैं, लेकिन हाथ में तंत्र और मंत्र नहीं इस समय है। उसके लिए संघर्ष जारी है। बिल्कुल, उसके लिए संघर्ष जारी है। और आपको क्या लगता है कि जब आपसे भी तो पूछा जाता होगा ना कि भाई कौन से नेता कि आपके फेवरेट कौन से नेता हैं और आप किसका पक्ष या किसका समर्थन करना चाहेंगे? अक्सर ये जब भंते को राजनीति से जब जोड़ दिया जाता है तो उसकी एक पहचान बनाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, इसको इतना इस तरह से टाइप्ड कर दिया जाए ताकि बाकी लोगों से वो कट जाए। तो आपको भी जब बहन जी के साथ जोड़ा जाता है कि भाई आप बहन जी के पार्टी के हैं, तब आपको क्या महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि इस पर कुछ? देखिए, मेरी तो बहुत इच्छा है कि माननीय बहन जी जैसे नेता हर राज्य में हो जाएं। वो मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने जिलों के नाम बुद्ध के नाम से जोड़े, उन्होंने बड़े बड़े अंबेडकर पार्क बनाए, बड़े बड़े भवन बनाए। मैं कह सकता हूँ, स्वतंत्र भारत में सम्राट अशोक के बाद स्थापित संस्कृति का कोई काम किया तो बहन जी की है। अगर सभी राज्यों में ऐसे नेता हो जाएं तो मुझे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाकई देखा जाए तो पॉलिटिक्स या जो राजनीति है भारत में, अगर हम उसमें भाग नहीं लेंगे तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार भी हमें नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति जब वोट देता है, हर व्यक्ति जब उसमें सब कुछ जब राजनीति से ही तय होता है तो राजनीति में भाग लेना भी ज़रूरी है। किस तरह से आप देखते हैं कि क्या है, अक्सर कहा जाता है कि विकास और जो हमारी जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन, आमतौर पर विहार बनाए जाते हैं, बहुत जगह पे पुतले बनाए जाते हैं, बाबा साहब के भी बहुत ज़्यादा पुतले होते हैं। एक समय था खुद सम्राट अशोक जी ने पूरे देश में विहार बनवाए, बहुत सिर्फ देश ही नहीं, बहुत जगह, बहुत दूर दूर तक उन्होंने लेनियाँ बनवाई, विहार बनवाए, तमाम सारी जो चीज़ें चैत्य बनवाए। तो वो एक संदेश देने का तरीका था। आज जो पुतले बनाए जाते हैं, विहार बनाए जाते हैं, या खासतौर से बाबा साहब के पुतले कई जगह पे लगाए जाते हैं, इसको आप किस तरह से देते हैं? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप पुतले बनाते हैं तो वहाँ पर तोड़ने की बात भी आजकल होने लगी है, कई बार कई लोग तोड़ देते हैं। तो एक विचार चल पड़ा कि पुतले आप ज़्यादा न बनवाएं। मायावती जी पर भी ये आरोप लगा कि आपने सिर्फ पुतले बनवाए, आपने सिर्फ मूर्तियाँ बनवाई, काम कुछ नहीं किया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पुतले बनाना या गांव में इस तरह की प्रतिमाएं स्थापित करना ये आवश्यक है, या इसके अलावा कुछ और काम किया जाना चाहिए? पहले जो बुद्ध विहार होते थे, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये बुद्ध विहार जिसमें ध्यान भी होता था, बुद्ध विहार भी होते थे, चिकित्सा भी होती थी, स्कूल्स भी होते थे। वर्तमान में जो बुद्ध विहार बन रहे हैं, इन्हें मैं मंदिर की दृष्टि से देखता हूँ। अगर उन बुद्ध विहारों में चिकित्सा
और स्कूल्स नहीं हैं, तो मेरे लिए वो बुद्ध का मंदिर है, उधर राम का मंदिर है, उधर कृष्ण का मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है। मैं विज्ञानवादी तर्कवादी बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं जापान की उस परंपरा का सम्मान करता हूँ जहाँ 5 मिनट में बुद्ध वंदना होती है, और उन देशों की परंपरा का मैं विरोध करता हूँ जो 5 घंटे बैठ करके समय खराब करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने से तरक्की नहीं होती है। जब तक आप विचारों को, आइडियोलॉजी को आत्मसात नहीं करेंगे। मैं अपील करता हूं बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनकी आइडियोलॉजी को किसी व्यक्ति को सराबोर कर दीजिए, पुतला लगाने से ज़्यादा पावरफुल काम हो जाएगा। तो मुझे उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने की ज़रूरत है। इस तरह का नज़रिया सबका होना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। मायावती जी ने बहुत सारे पुतले बनवाए जी, तो वो उचित था या नहीं था? नहीं, पुतले उन्होंने बनवा दिए, उनका अपना नज़रिया था, उसका भी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। जब हम नहीं रहते हैं तब हजारों साल बाद कभी उस संस्कृति का उत्खनन होता है तो पता चलता है कि लोग ऐसे थे, तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा है। सामाजिक रूप से अगर सम्मान की बात की जाए तो ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उन लोगों को सम्मान मिले जिनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे नारायणा गुरु या फिर वहाँ पर आप साहब कांसीराम या फिर सावित्रीबाई फुले या रमाई के पुतले जब आप देखते हैं तो उनके आदर्शों को, उनके कार्यों को भी हम याद करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। लेकिन भारत की जनमानस या भारत का जनमानस इस वक्त, खास तौर से बहुजनों का जनमानस, आप चूँकि कई जगह पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या लगता है, क्या देश में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है। बदलाव में देखिए हम चर्चा करना चाहते हैं आज। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, बहुजन हैं जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जो पुतले लगाने से ज़्यादा अच्छा काम है। उन्होंने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी। अब आपके महाराष्ट्र में तो मृत्यु भोज होता नहीं था। राजस्थान में अगर मृत्यु भोज होता था तो उस व्यक्ति की ज़मीन बिक जाती थी और ठाकुर सवर्ण बनिया उसको ब्याज पर पैसा देते थे, जैसे वो आदमी जिंदा ही मर जाता था। एक तो घर में मर गया है और दूसरा बेचारा जो जिंदा है वो भी मर गया है। ये मृत्यु भोज था वहाँ का। लेकिन हम लोगों ने उनसे संपर्क साधा, बहुत सारे लोगों ने संपर्क साधा, तो उन्हें ये समझ में आया और इस अंधविश्वास के, इस कुरीति के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया। ये भी हम अपनी संस्कृति का काम मानते हैं। बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे नेताओं को करना चाहिए। और संविधान में भी लिखा है कि अगर आपने शपथ ली है तो तर्कवादी, विज्ञानवादी सोच का प्रचार प्रसार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अंधविश्वास, पाखंड का बढ़ावा नहीं करना चाहिए। ये संविधान भी हमें इजाज़त देता है जी। नहीं, मैं जनमानस का जो विचार जानना चाह रहा था कि जनमानस का विचार किस तरफ जा रहा है। क्या लोग बुद्धिज़्म की ओर बढ़ रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, खोखले वादे हैं लोगों के। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले 2025 में इस देश भारत का असली शूद्र, बाबा साहब की भाषा में अनटचेबल और अस्पृश्य, लगभग काफ़ी बौद्ध बन गया। महाराष्ट्र के महारों ने बुद्ध धर्म अपना लिया, पूर्वोत्तर भारत के चमारों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन जो असली शूद्र अभी बचे हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं सुरक्षित, जिनका कभी मान अपमान हुआ नहीं, कभी बेइज्जती इनकी हुई नहीं, इन्होंने परिवर्तन करने की कभी सोची नहीं, अब उनके समझ में आ रहा है। जब ललई सिंह यादव का इतिहास घर में पहुंचाया जा रहा है, जब राम स्वरूप वर्मा का इतिहास घर में पहुंचाया जा रहा है, जब और बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों, ललई सिंह यादव का इतिहास पहुंचाया जा रहा है, अब लोगों में चैन जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2025 तक 10 करोड़ अकेले असली शूद्र ओबीसी के लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है। उनके वो खोखले वादे हैं, वो डर रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से बदलती हैं तब जब उनके ऊपर किसी तरह का कोई विपत्ति या उनको खुद को कोई परेशानी आती है। इस वक्त भारत का बहुजन, क्या आपको लगता है कि वो इस स्थिति को समझने लगा है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? क्योंकि अक्सर ऐसा, ये स्थिति, खराब स्थिति जब तक नहीं आती तब तक उसको अपने अधिकारों का पता भी नहीं चलता। तो एक तरह से हम देखें तो भारत के जो इस सामाजिक स्ट्रक्चर की स्थिति हम देखते हैं तो जो पिरामिड की तरह से जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सबसे बड़ी जाति है और उसके बाद फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो सबसे नीचे हैं, ऐसी स्थिति में लोगों की भावनाओं को बदलने में आपको कितनी परेशानी आती है कि लोगों के मन से वो जो हीन भावना है, वो जो एक अपने आप को नीचे रखने की जो भावना है,
एक शब्द होता है ना कि जिसमें दलित दलित शब्द जो स्थिति है जो बताता है दलित शब्द कि आपके साथ में कितना बुरा हुआ है, आप कितने दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, उस शब्द को कितना डिजर्व करते हैं अभी भी लोग? अभी भी संविधान लागू है, अभी भी पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां बहुजनों के साथ हक वंचित असहाय और कमेरे लोगों के साथ अत्याचार होता है। उसका कारण भारत की ब्राह्मण कली व्यवस्था है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको कैडर दे करके समझाया जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ और है कि जिनको छोटी जाति का कहकर के अपमानित किया है, वो जब अपनी जाति को गौरव मान लेते हैं तो बड़ा दुख होता है। कहते नहीं मेरी जाति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और कई कई तो लोग मुझे ऐसे मेसराम साहब मिले कि वो 30 साल से बुद्धिस्ट थे, 30 साल से बुद्धिस्ट थे, कान में अपनी जाति मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा जब बुद्ध आपके घर आ गए हैं, बाबा का आंदोलन आ गया है, तो कम से कम जाति को खत्म कर दो। तो जब सताए हुए लोग, सह दुख भागी लोग, जिनको दमन किया गया लोग ये जाति के गौरव से जीने लगते हैं, तो बताओ जाति कैसे खत्म होगी? इसलिए चाहिए कि जो अपमान में, जलालत में जो जाति मिली उसको त्याग देना चाहिए। कैसे खत्म होगी? समता मूलक समाज की स्थापना खत्म करने के लिए मेरा 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। हम बहुजन समाज में जितनी भी जातियां आती हैं उनके सब में आपस में शादी विवाह कराने का काम करा रहे हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं, 4-5 शादियां ओबीसी और एससी के बीच हमारे माध्यम से हुई हैं। एक पूरी टीम है, एक पूरा विंग है भारत में, कम से कम 100 लोग उसमें लगे हुए हैं। उनका एक ही काम है कि जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम आपस में अलग अलग वर्ग जाति के लोग शादियां नहीं करेंगे। जैसे ब्राह्मण बहुत पहले से करता चला आ रहा है। खेतों में हमें हाइब्रिड बीज चाहिए अच्छी फसल के लिए, लेकिन संतान हमें हाइब्रिड नहीं चाहिए, वही चाहिए देसी वाली। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, इस पर काम चल रहा है वाकई। लेकिन जो बाकी जो दिक्कतें हैं, जब खास तौर से नौकरियों की और तमाम जो सुविधाओं की जब बात आती है तो वहाँ पर जाति का जिक्र तो आता ही है। ऐसे में वो जो दुविधा में फंस जाता है ना, उस वक्त तो उस व्यक्ति को अपनी जाति बतानी पड़ती है। देखिए, उसका लाभ लेना वो अलग विषय है, और जाति के गौरव से कार में लिखा के घूमना अलग विषय है। उसका ड्रामा करना अलग विषय है, उसका लाभ लेना अलग विषय है। मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में जाने कितने ठाकुर और ब्राह्मण अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं। अच्छा। लगभग 6 जिले हैं वहां जो पहाड़ों पर रहते हैं, वो अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं। वो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर ब्राह्मण ही हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति का लाभ ले रहे हैं। वहां का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। अरे तो लाभ ले लीजिए, कौन मना कर रहा? बाबा साहब ने संवैधानिक प्रक्रिया दी भाई, बाबा साहब ने जातियों खत्म करके वर्ग बना दिया, एससी ओबीसी, ये तक तो ठीक था। लेकिन जाति, फिर जाति के बाद गोत्र, गोत्र के बाद और उपगोत्र, मक्खर जाल में फंसे। नदियां जब तक अपने अपने क्षेत्र में बहती हैं मेसराम साहब, तब तक उनके अपने अपने नाम होते हैं। जब नदियां समुद्र में गिर जाती हैं फिर उनका नाम खत्म हो जाता है। अरे बुद्ध रूपी समुद्र हमें मिल गया है, खत्म कर देना चाहिए था, मानव बन जाना चाहिए था। मुझे जापान में जाति नहीं मिली, मुझे थाईलैंड में जाति नहीं मिली, मुझे श्रीलंका में कोई जाति नहीं मिली, भारत में मिलती है। वो सिर्फ हम लोगों की वजह से है। हमने जातियों से मोहब्बत कर लिया, गौरव है, उनको खत्म करना पड़ा। वाकई बहुत बड़ी बात बंते जी ने कही। और बंते जी, इस तरह से अगर हम अपने आप को थोड़ा सा पल्लवित कर ले, थोड़ा सा विकसित कर ले, थोड़ा अपने दायरे को तोड़कर बाहर निकल जाए, तो निश्चित रूप से हम इस स्थिति को पा सकते हैं जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब ने की थी, जिसकी कल्पना, जिसकी रचना, जिसको लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर तथागत ने भी धम्म की स्थापना की थी। शायद हम उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम हमारे दर्शकों? मेरा संदेश है, मैं 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला हुआ हूं। पहला संदेश मेरा आप लोगों के लिए यही है कि जो अंतरजातीय विवाह करिए और जातियों खत्म करिए, बौद्ध बनिए। दूसरा संदेश ये है कि अगर आपको संवैधानिक दायरे में आकर, मुख्य धारा में जुड़कर, भारतीय संविधान के आरक्षण के तहत अगर आपको सरकारी सेवा में आने का मौका मिला है, तो जब तक आपकी सरकारी सेवा का अंत हो तब तक आप बिजनेस खड़ा कर लीजिए, व्यापार खड़ा कर लीजिए। पूरी दुनिया के बौद्ध व्यापारी हैं, पूरी दुनिया के बौद्ध बिजनेसमैन हैं, भारत के बौद्ध मजदूर हैं और नौकरी करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं इस पर भी काम करें। हाँ,
और जहाँ जहाँ विरासतें बुद्ध की हैं उनकी रक्षा करें, नई को बनाने का काम करें और आपस में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सामने वाले को बुरा भला कहना बंद करें। एक किंग मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है कि मुझे कोई अपनी आधी संपत्ति दे दे और चाहे आधा राज्य दे दे, लेकिन मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूँगा। वाकई वाकई वाकई। हम लोग जब से जन्म ले लेते हैं उसका बड़ा घर है, उसका रोजगार अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी है। बुद्ध कहते हैं नालायक, अगर तूने उस शिद्दत के साथ अपने आप को देख लिया होता तो तू मसीहा बन गया होता। हम सारी ऊर्जा दूसरों को देखने में खपा रहे हैं, अपने आप को देखिए, अत्तदीपो भव, ये मेरा संदेश है। और महाराष्ट्र से मुझे उम्मीद है कि बुद्ध की क्रांति, बाबा की क्रांति चलेगी। बहुत बहुत आदरणीय मेश्राम साहब आपको धन्यवाद, ठेते साहब को धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में और देखते रहिए हमारा इक्वालिटी न्यूज़।